नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस पेरिस चैनल पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसी को पूरे डिटेल में। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने सेल की वैकेंसी पूरी डाल दी है, जरा उसको जाकर के चेक कर लीजिए। मैंने ग्रामीण डाक सेवक का पूरा वीडियो डाला है, उसको जाकर के चेक कर लीजिए। मैंने रेलवे का एक वीडियो डाला है, उसको जाकर के चेक कर लीजिए। अप्रेंटिसशिप के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। एक बार चैनल को गो थ्रू कर लो ताकि समझ में आ जाए। मेरा एक पेज भी है इंस्टाग्राम का, उसको भी फॉलो कर लो ताकि आप डाउट पूछ सको। मैं सभी के डाउट के जवाब देता ही देता हूँ, बस देर सवेर हो जाता है पर कोई दिक्कत नहीं, पर डाउट के जवाब जरूर देता हूँ। आप यहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, और डिस्कशन विद मनोज के इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर के पूछ सकते हो आप। ठीक है, मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम वाला भी अपना लॉन्च करूंगा। ये इसलिए करूंगा ताकि क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन रह गई है तो टेलीग्राम से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैसेज डायरेक्ट आता रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन भी हालांकि आता है, पर ठीक है, सुविधाएं हैं, उनका फायदा उठाने में क्या दिक्कत है ना। आप ही के लिए है, कुछ भी मेरे लिए नहीं है, आप चिंता मत करिए। मैं तो यहाँ पे पढ़ता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझा सकूं। और आपने देख ही लिया है बजट वगैरह में भी, जिसमें बता दिया गया है कि भैया 1 करोड़, है ना, उनके दिमाग में चढ़े हुए हैं कि मतलब लगभग लगभग 1 करोड़ युवाओं को। देखिए, मैंने कहा था आपसे अप्रेंटिसशिप ही वो हो सकती है। एक वीडियो याद करिए मैंने जहां पे बताया था आपसे, क्योंकि भविष्य ही इसी में है। नौकरी कैसे लाओगे जब, क्योंकि देखिए आपको मालूम है, एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था 51% इंडियन यूथ जो है वो नौकरी के लिए स्किल्ड ही नहीं है। उनके पास स्किल नहीं है, डिग्री लेकर के आप बैठे तो उससे फायदा क्या है। अभी कोई मैकेनिकल वाला है, उसको लेथ मशीन चलाना नहीं आ रहा है, वेल्डिंग करना उसको नहीं आ रहा है, तो काय का मैकेनिकल वाला है वो, काय का फिटर वाला है वो अपने घर के तो पंखे सुधार नहीं पा रहा है, समझे? उसके लिए उसको दूसरे को बुलाने पड़ रहा। तो आपके लिए काय माँ बाप ने आपके मुंह में 4 लाख ठूस करके आपको डिग्री दिलवाई थी, जब आप पंखे घर के नहीं सुधार सकते, फ्रिज नहीं सुधार सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, है ना, अपने गाड़ी का ही आप पंचर नहीं बना सकते, आप उसकी ग्रीज या ऑयलिंग ही चेंज नहीं कर सकते। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने मतलब एक रिपोर्ट जारी करी, जिसमें 51% जो है बच्चे जो है पाए गए कि भैया आपके पास डिग्री है, कोई कला तो है नहीं कि आपको नौकरी मिल जाए। फिर आप वही 8,000 7,000 की अपनी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो, बाप दादा के दम पर वहां पे घुसने की कोशिश करते हो, सोर्स लगाते हो। समझ गए ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अपने भाई बहनों को सिखा दीजिए, अगर आपसे गलती हो गई है तो क्या, अगर वो 10th या 12th पास हो रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इन्हें आईटीआई कराइए। आईटीआई क्यों कराना है, किसी भी एक ट्रेड में आईटीआई करा दो, सबसे बेस्ट होता है फिटर और वेल्डर, इनमें ज्यादातर जॉब मिल जाती है। ठीक है ना, तो मतलब मैं, ये मेरा मानना है ना, क्योंकि है ये तो बहुत सही बात है, फिटर वेल्डर इन सब में ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, टर्नर भी है, और भी बहुत सारी चीजें आईटी में लोग करते हैं, बहुत सारी चीजों में लोग करते हैं, बॉयलर वाले में भी करते हैं, अलग अलग कहानी। आप आईटीआई किया, आईटीआई आपका 2 साल का होगा। ठीक है ना, सेमेस्टर वाइज पूरा पेपर वेपर होता है, जिस भी एक ट्रेड में पर्टिकुलर में करोगे। अब इस ट्रेड पे क्या होता है, आप देखोगे मैं बहुत सारी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज बताता हूँ। आप समझ लो, आप मेरी बात समझ लो, अगर आप बड़े भाई बड़े बहन हो, है ना, आप माता पिता भी हो सकते हैं जो सुन रहे हो मुझे। ठीक है ना, आप थोड़ा सा क्रम से चलिए। मैं बता रहा हूँ नौकरी कैसे मिलेगी, है ना, नौकरी मिलने का जो तरीका है वो इस तरह से। बहुत ध्यान सुनना। क्या बोला मैंने, आईटीआई करी आपने, आईटीआई के बाद अगला काम जो है आपका, कोई अप्रेंटिसशिप कहीं से कर लो आप। ठीक है, कहीं अप्रेंटिसशिप कर लो। अप्रेंटिसशिप में एडमिशन मिलना बड़ा आसान है, किसी भी कंपनी से अप्रेंटिसशिप होती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। आपको मालूम है, ये जो आईयूसीएल की मैं वैकेंसी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें एक्स अप्रेंटिसशिप भर सकते हैं। एक्स अप्रेंटिसशिप, एक्स किसको कहते हैं बेटा, जो निकल गया हो। एक्स, तो एक्स अप्रेंटिसशिप मतलब जिसने अप्रेंटिसशिप करके रखी है। आप सोचिए जरा, अप्रेंटिसशिप किसी ने करके रखी हो, और वो भी यहाँ पर तो खैर बॉयलर वाला मांगा गया, ऐसा नहीं है, इसमें आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड मांगे गए हैं। ठीक है ना, देखिए तो आज इन्हीं का बोलबाला है, डिग्री विग्री छोड़ो आप। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है डिप्लोमा। डिप्लोमा चाहे मैकेनिकल से कर लो, इलेक्ट्रिकल से कर लो, किससे भी कर लो, मैकेनिकल से करके रखो, इलेक्ट्रिकल सबसे फेमस है। मैंने कहा ना आपसे, आईटीआई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल बहुत फेमस है भैया। इलेक्ट्रिकल आगे आने वाले समय में कितनी इंपॉर्टेंट होगी आपको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है आपको। ठीक है ना, किसी एक से कर लो, बहुत बढ़िया होता है, 3 साल का ये डिप्लोमा होता है। ठीक है ना, इसमें लेटरल एंट्री वाले ही भर सकते हैं। मैं उनको बता दूं जरा, जिन्होंने 12वीं करी हो, आईटीआई किया हो और डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एंटर कर गए हो, उन्हें कहते हैं क्या, लेटरल एंट्री कहते हैं। तो इसमें मैं बता दूं किसके लिए वैकेंसी है, इसमें अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर लिया उनके लिए वैकेंसी है, जिन्होंने डिप्लोमा करके रखा उनके लिए वैकेंसी है, जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई करके रखी है उनके लिए वैकेंसी है। यहाँ पर क्या बी वालों के लिए नहीं है भैया, मैं साफ बता दूं, बी वालों के लिए नहीं है, बीटेक वालों के लिए नहीं है, हायर डिग्री है ही नहीं, एलएलबी नहीं है, एमसीए नहीं है, कोई हायर डिग्री वाला भर नहीं सकता। सिर्फ अगर आपके पास डिप्लोमा है, अप्रेंटिसशिप है, आईटीआई है, तो ही आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपके? चलिए, तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ धीरे से। ठीक है ना, महारत्न कंपनी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ना। तो देखो, सरकार ने भी जो बजट में ये घोषणा करी ना, कि हम आने वाले समय में 4 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे। इंटर्नशिप का मतलब ही क्या है, अप्रेंटिसशिप होता है वो ना। इंटर्नशिप का मतलब अप्रेंटिसशिप, ये ट्रेनिंग दिलवाएंगे आपको, ताकि आपको पहले तो स्किल आना चाहिए। इसीलिए बंदो ध्यान रखो, आज जो जोर है वो सबसे बेसिक नॉलेज का है। आईटीआई बहुत जरूरी है, डिप्लोमा बहुत जरूरी है, तो आप भी पहले कर लें, है ना। आईटीआई अगर आपके पास है तो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर दो। अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, मैंने अब भी वीडियो बनाई है,
परसों नरसों की बात है, चैनल पे जाना सब मिल जाएगा। ओके है, बहुत बढ़िया। अब आ जाए इस वैकेंसी पर बात करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको मैंने जैसे कि बताया, सॉरी हाँ, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे महारत्न कंपनी का स्टेटस है, ये सब ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। दो डिवीजन। अब आइए सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन की बात करेंगे, किसमें, जो रिफाइनरी डिवीजन है। इसके बाद दो डिवीजन है, दो डिवीजन वैकेंसीज खुली है, एक रिफाइनरी डिवीजन, एक पाइपलाइन डिवीजन। तो पहले अपन बात कर रहे हैं रिफाइनरी में, ठीक है ना। रिफाइनरी में देखो, मैं यहाँ पर ये एक एक करके नहीं बताने जाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार आप समझ लें, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए वो मैं नीचे बताऊंगा, तो तब तक के लिए आप थामे रहो। कोड आप यहाँ पर देख लो, पहले ही देख लो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लो, है ना, कि 201 में हमारा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन वाला एलिजिबिलिटी क्या, अभी नहीं पता। रिफाइनरी कहाँ कहाँ इनकी है, देख लो जरा ध्यान से। गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पीआरपीसी पानीपत हो गया, दिग्बोई हो गया, बोंगई गांव हो गया, है ना, पारादीप हो गया, इतनी जगह पर है। यहाँ पर आप देखो टोटल वैकेंसी, यहाँ भैया जनरल कैटेगरी वाले यहाँ पर ध्यान दे दें कि उनके लिए कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, ये आप देख सकते हो, अलग जगह पर मिलेगी। ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ, एससी वाले यहाँ, एसटी वाले यहाँ, ओबीसी एनसीएल यहाँ देखेगा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसमें देखेगा, और ये रिमार्क्स वगैरह है कि भाई वो आपके काम का नहीं है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। तो भैया जैसे मैंने आपको ये एक बताया ना, ऐसे ही आपको ये देखना है। और याद रखना, ये जो टेबल आप पहला देख रहे हो, ये सिर्फ रिफाइनरी डिवीजन के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ये वाला, फिर वही ये सारे आ गए, फिर वही पोस्ट है, फिर जूनियर इंजीनियर ये वो हो गया, जूनियर इंजीनियर बरौनी, कहाँ कितना इसको अच्छे से देख लेना। इलेक्ट्रिकल वाला है ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, देखो जरा यहाँ पर कहाँ पर कितनी पोस्ट है, सब बताया गया है ना, सामने अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको देखना है। समझ गया आप मेरी बात। ये पहला टेबल था, है ना, इसमें कंट्रोल एनालिस्ट और बहुत सारे, यहाँ फायर एंड सेफ्टी वाला भी है, इसमें तो हाइट और चेस्ट भी नापी जाती भी है, ठीक है ना। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो आप देख रहे हो जूनियर फायर एंड सेफ्टी वाले में, हल्दिया में जो ये लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इन दो में से एक ही वैकेंसी अभी खाली है, एक को भी रिजर्व रखा जाएगा, ऐसा हाई कोर्ट ने कलकत्ता की कह दिया था, ठीक है ना। और वो एक अपना केस चल रहा है, उसको आप छोड़ दो, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। समझ गए आप मेरी बात। अब आगे चले जाइए यहाँ से, यहाँ का ही मतलब, अब ये अगली टेबल आ गई, देखिए ये आ गई फॉर पाइपलाइन, वो थी फॉर रिफाइनरी। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। अब कहाँ कहाँ है, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, इसे देखो, समझ गया ना। देखो यहाँ वैकेंसी बताएगा, यहाँ पर किसके लिए वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए नहीं है, और जिसके सामने है वहाँ आप देख सकते हैं। समझ गए, ओबीसी एनसीएल यहाँ पर हो गया, तो ऐसे करके, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उधर हो गया। फिर ये देखो मैकेनिकल आ गया, अगला पहला इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल, फिर ये टी एंड आई हो गया, कुछ होगा, अटेंडेंट, टेक्निकल अटेंडेंट वन हो गया, ऐसे करके बात हुई थी। समझ गए ना, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना कि बैकलॉग वैकेंसी क्या मतलब, नहीं। अब आप आगे सुनो, ठीक है। ये काम बताया गया यहाँ पर कि आपसे क्या करवाया जाएगा, कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वाला क्या करेगा, मैकेनिकल वाला क्या करेगा, टी एंड आई वाला क्या करेगा, टेक्निकल अटेंडेंट क्या करेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं भैया क्वालिफिकेशन और आपके वर्क एक्सपीरियंस पर। देखो सबसे पहले तो अपन रिफाइनरी डिवीजन की अपन ने टेबल डिस्कस करी थी, याद है ना ऊपर, तो अपन सबसे पहले उसी की क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते। तो पहला यही था, जूनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन, 201 कोड था, याद करो, सबसे पहला टेबल, पहला ही पोस्ट। क्या बोला गया, ध्यान से देखना जरा, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा किस किस से आपने किया हो, जरा उस पर बात कर लेते हैं ना। ये थोड़ी सी मैं लाइट इधर कर दूं, ये चलिए, ठीक, वो मुंह पे पड़ने वाली लाइट है, ताकि मैं आपको दिखूं, मेरे कुछ बताऊं, समझ में आया ना, कि अब थोड़ा सा करना पड़ता है, इतनी तो चीज चलती है। देखो, तो 3 साल का डिप्लोमा आपका केमिकल इंजीनियर से किया तो भर सकते हो, पेट्रोकेमिकल से किया तो भर सकते हो, केमिकल टेक्नोलॉजी से किया तो ही भर सकते हो, या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से किया तो ही भर सकते हो। एक ये बात हो गई। अब मैं एक चीज बताना भूल गया था, डिप्लोमा वाले तो हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात कही है, अगर आपने 3 साल का बीएससी कोर्स किया है, चाहे मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, बीएससी वाले, 3 साल के बीएससी वाले भी भर सकते हैं, पीसीएम वाले भी, ठीक है ना। हाँ, बस आपके डिप्लोमा या बीएससी में 50% हो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आते हैं, और 45% है होना चाहिए अगर आप एससी एसटी में आते हैं। क्लियर है कहानी, बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस इसके नीचे बताऊंगा, ठीक है ना। अब आ जाओ सेकंड, वही 202, ये भी रिफाइनरी वाला टेबल चल रहा है, पहला टेबल जो बताया था, है ना, पाइपलाइन वाला बाद में आएगा। अब यहाँ देखो, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से, ये देखो जरा, ये वाले के लिए भर सकते हो भैया, 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है ना, या डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ये लोग भर सकते हैं। और कौन भर सकता है, ऐसे लोग जिन्होंने मैट्रिक किया है, 10वीं कर चुके हैं, आईटीआई कर चुके हैं, फिटर में देखो, मैंने कहा था ना, फिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, 2 साल का आपका आईटीआई रहा हो, ऐसी वाली आईटीआई जिसमें आपने आईटीआई 2 साल तक किया हो, 10वीं पास हो, आप तो ही भर सकते हो।
इसको बीएससी वाला भी भर सकता है अगर वो पीसीएम से है। ये देखो जरा लिखा है ना, ये और करके पढ़ा करो, ये यहाँ और था, ये यहाँ पर एक और लग गया। लेकिन अलॉन्ग विद देखो साथ में इन्होंने एक चीज मांग ली है, बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड क्लास का, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो आपके पास। देखो मैंने कहा ना, देखो अप्रेंटिसशिप आ गया, समझ गया ना। देखो तैयार नहीं रहोगे ना तो सब चूकेगा। आपको क्षण को चूस लेना है ना, इस समय को चूस लो, निकाल लो, बैठे मत रहो, कुछ करते रहो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। देख रहे हो ना, जिन्होंने इस समय का उपयोग किया होगा कुछ ना कुछ करते रह गए, जिन्हें आप पागल कह रहे थे पता नहीं क्या कर रहा, उन आज उनके लिए वैकेंसीज ओपन है। आप बैठे रह गए, बी की डिग्री ली है अपनी, अरे मैंने तो कर ली इंजीनियरिंग, अब ऐसी तैसी मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसी तैसी कर दी समय ने आपकी। समझ गए? तो ध्यान रखिए, समझिए थोड़ा सा समय को क्या चल रहा है। अगला आप देख लो 203 में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी भर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ देखो, यहाँ ना बीएससी ना आईटीआई कुछ नहीं मांगा, मतलब इसमें सिर्फ डिप्लोमा। और याद रखना, जो मैं जिसके लिए बता रहा हूँ मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो कमेंट करके पूछते हैं सर मैं बी किया हूँ भर लूँ क्या इलेक्ट्रिकल, मना किया है भैया, हायर डिग्री मना किया हुआ है, आप नहीं भर सकते। अच्छा सर मैंने क्या किया था, डिप्लोमा किया था और मैंने सेकेंड ईयर में जाकर के इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, तो भी आपकी हायर डिग्री कहलाएगी वो, आप फिर भी नहीं भर सकते, है ना। यहाँ पर लेटरल एंट्री डिप्लोमा करने में अलाउड है, लेकिन डिप्लोमा करके लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग में अलाउड नहीं है। एक और बात बताता हूं, जो लोग कहते हैं कि सर मैंने डिप्लोमा भी किया इंजीनियरिंग भी करी है, क्या मैं भर सकता हूं, आप छुपा नहीं सकते हो। पहले बता दूं, मैंने छुपाने के लिए मना किया है। जब आपका आधार कार्ड या कुछ भी नंबर है डालेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके कि आपके पास ये डिग्री है, आप इन एलिजिबल हो जाओगे और आप बाकी भी एग्जाम नहीं भर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्फ्लेट रेट घोषित कर देंगे आपको, और एक एग्जाम में सजा पाया हुआ व्यक्ति अगले एग्जाम में नहीं भर पाएगा, किसी एग्जाम में नहीं भर पाएगा। इसलिए कोई हरकत ऐसी नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूं आपको। जितना यहां पर लिखा है अगर वो आपके पास है, मैं साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि जितना इसमें लिखा गया है ना उतना अगर है तो ही आप भरे, नहीं है तो जाने में, ठीक है ना। अब जैसे इसके लिए मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में, बस बी नहीं चलेगा, आईटीआई भी नहीं चलेगा, मांगा ही नहीं है यहाँ पर। हाँ हाँ, एक चीज हो सकती है कि कोई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में 12वीं किया हो, आईटीआई किया हो, और आईटीआई करके सेकंड ईयर में इसमें अगर आ गया है वो भर जाए। मैंने कहा ना डिप्लोमा में लिटरल एंट्री चल जाएगी, समझ गया, लेकिन और नहीं चलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ गया जी। ऐसे ही भैया आप जब देखेंगे इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भी सेम वही चीजें लिखी हुई हैं, सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ जाओ, यहाँ मैकेनिकल के लिए है, लेकिन यहाँ देखो और लगा दिया उन्होंने। और का मतलब क्या होता है कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, है ना। ये परसेंटेज तो वही है जो आप समझ गए थोड़ी देर पहले बताया था, ज्यादा लिखा है तो मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और कम लिखा है तो एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। तो ये डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, और कौन भर सकता है इसको, अगर आपके पास 10वीं और आईटीआई है 2 साल का फिटर ट्रेड में, देखो फिटर 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 फिटर, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेल्डर फिटर इलेक्ट्रिकल ये सब बहुत ज्यादा चलता है, अगर ये है तो आप इसे भर सकते हो। समझ गया मेरी बात, बहुत बढ़िया। अब ये देखो जरा, ये 206 वाला कोड जो भी है ना, ये वाली इंस्ट्रूमेंटेशन वाली, तो वही इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो भी भर सकते हो। अब देखो इसमें कहीं पर भी आईटीआई की बात नहीं करी, तो मतलब आईटीआई वाला ऐसे नहीं भर सकता। यहाँ पे ब्रांच लिखी है मैं ना, एक एक करके मैं देखिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी मजबूरी मेरी समझिए। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 207 पोस्ट है, इसमें बीएससी देखो साफ बोला गया, बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री वाला इसे भर सकता है, या जिसने बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करी वो भर सकता है, या मैथमेटिक्स में सिर्फ अकेले कर ली वो भर सकता है। 50% होना चाहिए जनरल इनके लिए और ये सब के लिए होना चाहिए। क्लियर है कहानी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फायर सेफ्टी वाला 208 कोड वाला, इसमें आप दिख रहा होगा मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स एनएफएससी नागपुर, ये सब छोड़ो, यहाँ देखो ध्यान से। इसमें पहले तो हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए, रिलैक्स हो जाएगी गढ़वाली के लिए, असमीज के लिए, गोरखा के लिए, और जो शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए। और छाती जो 21 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जो है वो मिल जाएगा फिर से उन्हीं लोग को। वेट आपका 50 kg का होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन ये सब लिखा हुआ है ना। यहाँ देखो कलर ब्लाइंडनेस ना हो, नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, नौकनी ना हो, घुटने ना टकराए, आपके जो तलवे हैं वो सपाट नहीं होनी चाहिए। तो ये सब फायर सेफ्टी के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए, है ना। 10वीं होनी चाहिए, और क्या, बस बात खत्म, खत्म कहानी, अब क्या चाहिए आपको। अब आ जाओ पाइपलाइन डिवीजन के लिए बात करते हैं साहब, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, ये मालूम है दूसरा वाला टेबल, ये 301, ये इलेक्ट्रिकल वाला देखो, 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। कौन कौन सी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में चल जाएगा। 50% ये सब छोड़ दो आप, ये तो एज वगैरह वही बार बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन वाले नहीं लिखा है तो नहीं भर सकते हैं, तीन ये डिप्लोमा है, याद रखना, बी टेक नहीं भर सकता भैया, ठीक है ना। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड इसके लिए तो डिप्लोमा आपका इसमें हो, देख लो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, बस बात खत्म। कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना। और ये टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 10वीं आप पढ़ चुके हो आईटीआई के साथ,
ITI किस किस में चलेगा आपके पास वो देख लो ध्यान से। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट और मशीनिस्ट, कम ऑपरेटर, टर्नर, वायरमैन, ड्रॉट्समैन, ठीक है ना, मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेटर और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कितना कितना कोर्स होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा है, कितने साल का आपका कोर्स मस्ट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो कुछ बातें जो बताई गई है। डिप्लोमा, BSc, ITI, जो सब्जेक्ट में कहा गया है वही चलेगा। ओनली भी कंसिडर्ड, देख लो ध्यान से बोला गया है ना। अगर आपने BSc, ITI, डिप्लोमा किसी और सब्जेक्ट में कर लिया है जो मेंशन किया, उसके अलावा अगर किसी में किया तो वो नहीं चलेगा, शैल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना। रेगुलर फुल टाइम ITI फिटर मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, NCTVT ये सब के लिए जूनियर इंजीनियर में भी चल जाएगा और इसमें भी चले जाएगा, जूनियर असिस्टेंट मैकेनिकल वाले में भी, ठीक है। ये बताया गया, आप भर सकते हो, आपको तो मैंने सब बता दिया ना। हायर डिग्री नहीं चलेंगी, देख लो जरा ये देखो, MCA, BE, BTech, MTech, LLB, CMA ये सब शेल नॉट बी एलिजिबल, साफ लिखा हुआ है, क्लियर है कहानी। और क्या है, बस काफी है, तो और कुछ नहीं। ये देखो जिन्होंने पार्ट टाइम किया है पढ़ाई और डिस्टेंस लर्निंग करी है वो लोग इनएलिजिबल हैं, वो लोग इसे नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको सब अपलोड करना पड़ेगा अपनी सर्टिफिकेट पूरे, है ना। एक्सपीरियंस, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ ये क्या है, लेटरल, लेटरल एंट्री वाले तो चलेंगे ही चलेंगे। हाँ भैया ये देखो, यही मैं कह रहा था, सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाएगा अपने बारे में तो फिर बाद में उसको लेने के देने पड़ेंगे, है ना, वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा। अब आ जाइए भैया वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो देखो ये 201 याद है, ये कौन सा है, ये आपका रिफाइनरी डिवीजन, पहला टेबल याद रखा करो आप। 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है, ठीक है। किसमें मांग लिया है वो दिख रहा होगा, ऑपरेशन पंप हाउस में, फायर हीटर में, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन का कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, किसी ना किसी में तो आपने किया होगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन 202 कोड के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पहला वाला टेबल याद रखें जो मैंने बताया है, कोड देखते जाएं, नोट भी करते जाएं। 203 कोड के लिए जो ये लिखा है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए, इसमें 1 साल का चाहिए और यहाँ पर डिपार्टमेंट सारे लिखे हैं, मेरे भाइयों थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना, इतना सारा पढ़ूंगा दिक्कत हो जाएगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 साल का है और यहाँ पर आप उसे पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर चाहिए 1 साल, मतलब एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी आप देखोगे सब में 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे उसे पढ़ सकते हैं, 1 साल का है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। रोक करके पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना, PDF दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चिंता मत करो, आप खुद सब देख लोगे। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ यहाँ होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ यहाँ होना चाहिए, तो देख रहे हो, मतलब रिफाइनरी के लिए इन्होंने एक एक साल का मांग लिया है एक्सपीरियंस, क्लियर है कहानी। और देखो रिफाइनरी डिवीजन में एक्सपीरियंस लग रहा है लेकिन पाइपलाइन डिवीजन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पढ़ा ना वहाँ पे कोई नहीं है। तो टेबल 1 यानी रिफाइनरी के लिए जो लोग भरेंगे उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पाइपलाइन के लिए जो भर रहे हैं उन्हें नहीं चाहिए, क्लियर है कहानी। अब जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या उसकी कॉपी, या कॉपी ऑफ जो आपको ऑफर लेटर मिला था, जॉइनिंग लेटर मिला था, पे स्लिप जो है, इंक्रीमेंट लेटर है, रिलीविंग लेटर है, आपकी जितने भी होते हैं ना जब आप काम करते हैं, डेजिग्नेशन आपको क्या था, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपको कितना हो गया, इन सब का भैया सर्टिफिकेट होना चाहिए और सब आपको अपलोड भी करना है जब आप फॉर्म भरेंगे, क्लियर है कहानी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। और मैं बता दूं भैया जिस भी कम्युनिटी का फायदा उठा रहे हैं उस कम्युनिटी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही सारी बातें इतने सारे पैराग्राफ में लिखी हैं, है ना, ये तो हर एग्जाम में होती है, हर एग्जाम में पढ़ता है। तो एज की बात कर लेते हैं, ये फिर फीस की बात करेंगे। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 26 है, ठीक है ना। लेकिन ये किसके लिए होती है, जनरल के लिए होती है, अनरिजर्व के लिए। आपको पता है ना SC और ST को 5 साल की छूट मिलती है, देखो जरा। OBC NCL को 3 साल की छूट मिलती है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को तो भैया 10 साल की छूट मिलती है, लेकिन उसमें भी ये जनरल वालों को मिलती है। अगर वो SC ST वाले तो 15 साल और अगर OBC वाले तो 13 साल छूट मिल जाएगी, देखो सब नीचे लिखा रहता है, मैं सब बता देता हूँ फटाफट। एक्स सर्विसमैन को रेंडर्ड सर्विस के अलावा 5 साल और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उनका, है ना। तो ये फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ लेकिन उन्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपना दिखाना पड़ेगा और एक्स सर्विसमैन ऐसा होना चाहिए जिन्होंने एक्स सर्विसमैन के कोटे से और कहीं जॉब ना ले ली हो पहले, और अगर ली हो तो तुरंत छोड़ दी हो, तभी वो एक्स सर्विसमैन कोटे का फायदा उठा सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है ना। और ये सब अभी आपको नहीं ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ से। सिलेक्शन मेथड ऐसा है भैया, कैसे सिलेक्शन होगा सर, देखिए पहले तो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का नंबर 1 मार्क्स का है, तो मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखेंगे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए सारा पेपर करके आना है आपको। और उसमें क्या क्या आएगा वो बता देता हूँ, देखिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज 75 नंबर का वो आ जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स वगैरह वो 10वीं लेवल तक की वो 15 नंबर की आ जाएगी, और जो करंट अफेयर है वो भी 10 नंबर का आएगा, तो करंट अफेयर वगैरह पिछले साल का सब तैयार रख लीजिए। सितंबर में पेपर होगा, आपको मैं बता दूं, है ना, सितंबर में पेपर होगा, ठीक है। डेट भी बता रहा हूँ 22 जुलाई, अच्छा मैंने ये नहीं बताया क्या, ओ हो, ये कैसे भूल गया। देखिए स्टार्ट डेट जो है वो 22 जुलाई है, और इसका फॉर्म का एंड डेट जो है वो 21 अगस्त है, और हाँ 2024 है, नो डाउट,
ठीक है। सितंबर 2024 में आपका इसका पेपर होगा, 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, मैं सब जानकारी दे दूंगा उस समय, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। और ये भी जरूरत नहीं है, हाँ भाई इसमें ये है कि देखिए जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको स्क्राइब की सुविधा मिल रही है, मतलब हेल्पर की सुविधा मिलेगी। उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है ना, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि ये है। उसकी कंडीशन ये होती है कि एक स्क्राइब किसी और का स्क्राइब नहीं हो सकता उस एग्जाम में, और वो खुद वो एग्जाम ना देने वाला हो, आपसे कम पढ़ने का होना चाहिए, ठीक है ना, और वो खुद पेपर ना सॉल्व कर रहा हो, पहली बात आप ही सॉल्व कर रहे हो, है ना। फीस वगैरह मैंने आपको बताई नहीं अभी। अच्छा, महिलाएं कहाँ अप्लाई कर सकती है, भैया देखिए महिलाएं जो हैं वो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकती है, देख लो आप यार, ये 3 पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो बस, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब ये आप जो पाइपलाइन डिवीजन है ना अपना, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। रिफाइनरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते, यही यहाँ पर बताया गया। सॉरी सॉरी, एप्लीकेबल फॉर पोस्ट ऑफ रिफाइनरीज डिवीजन ओनर, सिर्फ रिफाइनरी में अप्लाई कर सकते हैं, पाइपलाइन में, माय मिस्टेक, माय बैड, ठीक है ना। और हाँ भाई, एक ही फॉर्म भर सकते हो, एक फॉर्म भर सकते हो, मल्टीपल फॉर्म नहीं भर सकते कि आप सोचो अलग अलग पोस्ट भर लो, आप सोचो कि एक में मैं रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर लेता हूँ, एक में मैं पाइपलाइन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ एक ही फॉर्म भरेंगे, याद रखिए, बाकी सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 300 रुपए की आपको फीस देनी होगी, जो जनरल के लिए होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए होगी, और ओबीसी एनसीएल के लिए होगी, ठीक है दोस्तों, है ना। बाकी सबके लिए फ्री है। फोटो वगैरह सब अपलोड करना आपको सब पता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो 50 से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्या आपके सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको जो होंगे वो तो खुद ही पता चल जाएगा, आप फॉर्म तो भरो पहले, पता चल जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है ना। लिंक वगैरह मैं सब दे दूंगा, है ना, लिंक आपको सब मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो जाए तो आप इस नंबर पर कॉल करके इनसे बात कर सकते हो, 10 से 5 के बीच में मिलते हैं वर्किंग डेज में, है ना, यानी सरकारी छुट्टी के दिन ये नहीं मिलेंगे आपको। और इतने सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने भी है, तो जो भी आपने काम किया हो उसके हिसाब से आप इसे देख लें, ठीक है ना। ये डेट लिखिए, 22 जुलाई से शुरू था, 21 अगस्त लास्ट डेट है ना। एडमिट कार्ड 10 सितंबर तक आ जाएगा, सितंबर में कभी पेपर हो जाएगा, है ना। और रिजल्ट आ सकता है इसका तीसरे हफ्ते में अक्टूबर के, सब लिख के दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। और ये बताया गया फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे क्या अपलोड करना है, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि आप एमपी ऑनलाइन भर ले, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और ये है वो सिटीज़ जहाँ पर आप इसके पेपर दे सकते हो, तो देखो जैसे मैं भोपाल से हूँ, तो देखो जरा भोपाल है सेंटर, तो अगर मैं भरना चाहूँ तो भोपाल में सेंटर मिल जाएगा, ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर सेंटर लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बड़ा अच्छा लगा होगा आपको जानकारी, है ना, मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश करी यहाँ पर आपको। और ये लाइट मेरी गिर गई, कोई बात नहीं है, ठीक है, अब तो मैं इसे पकड़ ही लेता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आपका प्यार ही सब कुछ होता है मेरे लिए, आपको पता है, ठीक है ना। तो जैसा भी लगा वीडियो, अच्छा लगा है, जुड़े रहिए मुझसे, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें आपको देता रहता हूँ, है ना। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपने फायदे के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। सब्सक्राइब और ये सब जाए तेल लेने, आप लो नौकरी और मुझे बता दो बस, तो मुझे ये लगेगा कि मैंने जो काम किया वो आपके काम आ गया, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको कहाँ कहाँ मिलूंगा, तो आप बस वहाँ पर आकर के अपनी जानकारी लें और अपना काम करते रहें, है ना, परिवार को पालें, अच्छा करें, अच्छा सिखाएं, अच्छा बांटें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जल्दी से मैं कुछ अच्छा शुरू करने वाला हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। सोचा तो है मैंने, जो मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ और कई लोग को मध्य प्रदेश में करंट अफेयर में दिक्कत होती है ना। और अपने लहजे में मैं बजट को भी आपको समझाऊंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी, है ना, थोड़ा मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको बजट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, कैसे उसको समझा जाए, क्या किया जाए, मेरे लहजे में सुनना सुनना जरूर, है ना? डालूंगा वीडियो तो मिलेगा आपको। अब बुरा लगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसके लिए पहले से माफी मांग लेता हूँ, पर मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।